तो आज अपन है ना फर्स्ट लेक्चर देखेंगे जियोग्राफी का। इसमें मेन बात आती है जियोग्राफी में कि अपन स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि चालू करने के लिए तो बहुत सारा टॉपिक है, इतना बड़ा सिलेबस है कि कहीं से भी चालू कर दो। लेकिन एक अपने को ऐसे फ्लो में पढ़ना है कि ये टॉपिक पढ़े तो इसके आगे वाला जस्ट उसी से रिलेटेड हो, ताकि उसको समझने में बहुत आसानी रहे। ऐसे अपन एकदम सीरियल वाइज से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। अगर अपन कोई सा भी टॉपिक बीच में से उठा लेंगे तो बहुत दिक्कत जाएगी, फिर उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि इसके पहले के टॉपिक यदि आपने नहीं पढ़े होंगे तो फिर बहुत दिक्कत जाएगी। तो अपन यहाँ से देखा जाए कि इसको स्टार्ट कहाँ से करें, तो इसको स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है सबसे पहली उत्पत्ति, कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई सबसे पहली बात। तो स्टार्टिंग के लिए अपन देखेंगे थोड़ा सा, ये वर्ल्ड जियोग्राफी का चैप्टर है, लेकिन अपन इंडियन जियोग्राफी कर रहे हैं तो अपन वर्ल्ड जियोग्राफी का थोड़ा सा एक बेसिक समझ लेंगे, ताकि आपको उधर इंडियन जियोग्राफी में दिक्कत हो जाएगी। तो अपन इसके लिए थोड़ा सा अपन वर्ल्ड जियोग्राफी में जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग, क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी में ही स्टार्टिंग होती है, फिर उसको स्टार्टिंग करके अपन इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे धीरे से। तो पहले अपन थोड़ा सा वर्ल्ड जियोग्राफी में उत्पत्ति के बारे में समझेंगे कि आप देखोगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक्चुअल में हुई कैसे है, एक्चुअल में ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे है। तो इसको प्रूव करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, हर एक ने अपना अलग अलग मत दिया। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, तो ऐसे तो बहुत सारे मत हैं, लेकिन अपन वही मत पढ़ेंगे जो सर्वमान्य है, जिसको सबने स्वीकारा है। हर एक मतलब कि जिसको सबने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये मत परफेक्ट है, ये ऐसा बैठ सकता है, और ये सिर्फ एक कल्पना है न कि रियलिटी है। सिर्फ ऐसा सोचा गया है कि ऐसा हुआ होगा तब जाके आज पृथ्वी अपनी यहाँ पे है, ऐसा सिर्फ उन्होंने सोचा है, और सबका मत जो है उस मत पे मान्य हुआ है। वो मत को अपन पढ़ेंगे देखेंगे आज। तो उस थ्योरी को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी पृथ्वी की एक्चुअल में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्टार्टिंग बिग बैंग थ्योरी से ही माना जाता है। कैसे माना जाता है अपन उसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, क्योंकि इसमें जो है तो बहुत, मतलब आप ऐसे डायरेक्ट पढ़ोगे ना तो बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा एग्जांपल और रियल लाइफ से जुड़े हुए एग्जांपल से पढ़ोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अपने दैनिक जीवन में आप देखते ही है अपना पटाखा। पटाखा देखा होगा, पटाखा है ना, पटाखा वो रस्सी वाला। यस। अब इसमें क्या है कि आप क्या करो, इसके चारों ओर छोटे छोटे पत्थर चिपका दीजिए, इसके चारों ओर छोटे छोटे पत्थर चिपका दीजिए। अब इसमें लगा दीजिए क्या, आग, स्टार्ट, इसको जलाना चालू कर दीजिए। जैसे ही आप जलाओगे तो जहाँ अगर जो इसमें होगा वही बिग बैंग थ्योरी में होगा। ये समझ में आ गया तो समझ लो कि बिल्कुल बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं तो ऐसे पढ़ते जाओगे ना तो जिंदगी भर में समझ में आएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो देखो कैसे समझ में आएगा। जैसे ये फूटेगा, जैसे ये फटेगा, तो आप देखो ये वाला पत्थर कहाँ जाएगा बताओ, यहाँ जाएगा। ये वाला पत्थर कहाँ जाएगा बताओ, यहाँ जाएगा। ये वाला पत्थर देखोगे आप, यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा। अब ये कंडीशन, ये दूर भी जा सकते हैं, पास भी जा सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा देखो आप, अब ये वाला इनके बीच की दूरी जो है आप देख लो, मान रहे हैं अपन है ना, मान लो 1 किलोमीटर है, मान लो। अब आपने देखा होगा कि भाई ये पत्थर की स्थिति एक समय में यहाँ भी तो हुई होगी, यहीं से गुजरा होगा। कि फटने के बाद आपने देखा कि पत्थर यहाँ मिला, लेकिन आप ये अनुमान लगा सकते हो कि ये पत्थर कभी ना कभी तो यहाँ जरूर रहा होगा कि ये वाला भी एक्चुअल में यहाँ कभी ना कभी जरूर रहा होगा, ये वाला कभी ना कभी यहाँ रहा होगा, यहीं से गया होगा कि नहीं। एक्चुअल में ये वाला जरूर कभी ना कभी यहाँ से गया होगा, ये वाले यहाँ से मतलब ये जो पत्थर है वो कहीं ना कहीं इस पथ से गुजरा हुआ गया होगा, तभी आपको यहाँ दिखाई दिया होगा। एक्चुअल में अपनी पृथ्वी जो इस कंडीशन में है फैली। अब देखेंगे कि अगर ये आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, आप इन दो पत्थर को देख के ये अनुमान लगा सकते हैं, इसके रिवर्स मैपिंग करोगे आप तो देखोगे कि ये यहाँ रहा होगा, ये यहाँ रहा होगा, ये यहाँ रहा होगा, ये यहाँ रहा होगा। बस इस थ्योरी के बेस पे पूरी बिग बैंग थ्योरी है। जैसे अपन देखें जरा,
अब ये एग्जाम्पल था, एक ऐसे ही एक और एग्जाम्पल बताया था, तो गुब्बारा ले सकते हो आप। ये छोटा सा गुब्बारा, ये छोटा सा गुब्बारा, इसमें आप निशान लगा दो कहीं पे पेन से छोटे छोटे, इसमें भर दीजिए हवा, आप देखोगे ये इतना बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा हो गया। बताइए ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा कि नहीं? ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा बताओ, यहाँ पे जाएगा कि नहीं? ये वाला पॉइंट कहाँ पे जाएगा बताइए, यहाँ जाएगा। ये सारे पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे सारे पॉइंट। तो आप देखोगे कि यहाँ आने से पहले ये पॉइंट कभी न कभी यहाँ जरूर रहा होगा, ये वाला पॉइंट जरूर कभी न कभी यहाँ जरूर रहा होगा, ये वाला पॉइंट कभी न कभी यहाँ जरूर रहा होगा, और ये वाला पॉइंट जरूर, इस पथ से वो गुजरने के बाद ही यहाँ गया, तभी वो यहाँ पे आया। अगर आप ये रिवर्स मैपिंग कर सकते हो कि अब अगर मैं आपसे आगे का बोलूं कि आगे बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, मान लो और आओ, तो बताइए ये वाला यहाँ जाएगा कि ये वाला, बताइए यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब इनके बीच में थोड़ा कंडीशन देखिए, यहाँ थे जब सबसे कम दूरी थी, यहाँ थे थोड़ी और डिस्टेंस बढ़ गई दोनों के बीच में, यहाँ थे थोड़ी और डिस्टेंस बढ़ गई इन दोनों के बीच में। आप देखोगे यहाँ थे थोड़ी और डिस्टेंस बढ़ी, यहाँ से ये और दूर हो गए, यहाँ मतलब आगे जाएंगे तो वो दूर दूर होते जाएंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो बिग बैंग थ्योरी बिल्कुल सेकेंडों में समझ में आएगी। 2017 एमपीपीएससी मेंस में ये 15 नंबर में पूछा गया था कि भाई बिग बैंग थ्योरी क्या है। आप प्लीज देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब अपन आते हैं एक्चुअल में बिग बैंग थ्योरी क्या है। इसको हिंदी में महाविस्फोट सिद्धांत बोलते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत। ये वर्ल्ड जियोग्राफी का चल रहा है अभी है, अपन सिर्फ उत्पत्ति देख रहे हैं, जब अपन वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे तो इसको और ज्यादा डिटेल से कवर करेंगे। तो हिंदी में इसको महाविस्फोट सिद्धांत बोलते हैं। देखना एक्चुअल में हुआ क्या था और क्या मत था। 1920 में एडविन हबल नाम का एक वैज्ञानिक था, एडविन हबल नाम का, है ना। ये थोड़ा सा डाटा याद करना पड़ेगा कि क्योंकि ये डायरेक्ट फ्री में पूछ लेते हैं कि भाई इस समय क्या हुआ था, उस समय क्या हुआ था, या कौन वैज्ञानिक था, तो डायरेक्ट आपको थोड़ा सा डाटा याद करना पड़ेगा। तो एडविन हबल ने देखा, क्या देखा कि मान लीजिए ये क्या है आपका सूर्य है, ये मान लीजिए सूर्य है, ये क्या है बताइए, ये इसके चारों ओर जो है वो ग्रह लगा है। मान लो ये कोई दूसरा सूर्य, ये जो इसके चारों ओर चक्कर ग्रह लगा है, तो उसने ये देखा कि ये दो, इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। मतलब समय के साथ इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। ये फिर कुछ समय बाद उसने, ये 1920 में देखा था, जब उसने 1940 में देखा तो इनके बीच की दूरी और बढ़ चुकी थी, और फिर और किसी वैज्ञानिक ने देखा तो उनके बीच की दूरी और बढ़ चुकी थी। मतलब आप ये देख सकते हो कि यदि किसी दो पॉइंट के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है तो इसका एक ही मतलब है कि वो कभी ना कभी वो दोनों पॉइंट एक जरूर रहे होंगे। जैसे अभी मैंने बताया था कि भाई ये आपका पत्थर है, आप दो पत्थर आप यहाँ देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये पत्थर यहाँ से भी गुजरा होगा, ये वाला यहाँ से गुजरा होगा, यहाँ से गुजरा, ये है कि ये दोनों कभी ना कभी टच में रहे होंगे। तो जब इनने देखा कि इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी बढ़ रही है, समय के साथ बढ़ती जा रही है और दूर होते जा रहे हैं, तो उन्होंने जब रिवर्स मैपिंग की तो उन्होंने ये देखा कि कहीं न कहीं दोनों पॉइंट एक पॉइंट पे जरूर होंगे, एक पॉइंट पे जरूर होंगे। उस पॉइंट को नाम दिया सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी। उस पॉइंट को नाम दिया उन्होंने सिंगुलैरिटी। कैसे देखें, लगभग आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व की बात करेंगे। अरब पूर्व, आज से 13.7 अरब पूर्व आपको ब्रह्मांड में जितने भी जो भी दिख रहा है, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, जितने भी ग्रह, उपग्रह, धूल के कण, उल्कापिंड जितने भी दिख रहे हैं, वो आज से 13.7 वर्ष पूर्व एक पॉइंट के रूप में थे। मतलब कि सारे मिले हुए थे, सारे के सारे एक ही पॉइंट में थे, एक ही पिंड में थे, एक ही जगह सारे पूरे थे। अब उसकी कंडीशन थी कि आप देखो
कि जब इतना सारा जब एक ही पॉइंट में होगा तो आप जानोगे कि इसका टेम्परेचर अनंत होगा, अनंत टेम्परेचर था। जब ये सारे एक साथ थे इसका टेम्परेचर था जो अनंत था, है ना, अनंत नहीं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा, वहाँ काउंट नहीं किया जा सकता, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, इतना टेम्परेचर था। ये सारे ग्रह उपग्रह जितने भी सारे एक ही पॉइंट में थे, तो उसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर। इसके बाद आप देखोगे उसका दाब यानी प्रेशर बहुत ज्यादा था। जब आप देखोगे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा और जगह कम रहेगी तो दाब भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आयतन वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा था, मतलब बहुत ज्यादा इसके कण जो है बहुत ज्यादा सटे हुए थे आपस में, बहुत है ना। आयतन का मतलब समझते हैं ना, आयतन 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 का मतलब ये होता है, अगर अपन जनरल भाषा में देखा जाए अपना आयतन, गणित में तो अलग ही देखो। आयतन का मतलब ये होता है कि आप देखेंगे कि जितने ये है एक दूर दूर कण है, आप देखोगे जल में इतने पास आ जाते हैं, आ जाएंगे कि नहीं? ये गैस में एक और ये काई में और उसमें, तो जितने कण पास रहेंगे उतना ज्यादा उसका मतलब आयतन में दाब ज्यादा आयतन रहेगा उसका, उसमें ज्यादा कण रहेंगे। तो जितने ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा प्रेशर था और इसका आयतन भी जो था ना बहुत, मतलब उसको पूरे चिपका दिए थे, सारे कण इतने एकदम आपस में जुड़े हुए थे। तो जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो असल में जब टेम्परेचर और प्रेशर होगा तो उसमें हुआ क्या, विस्फोट। ये जो कण था इसमें हुआ विस्फोट। इसमें जब विस्फोट हुआ तो अपन सिर्फ एक ही लाइन के पढ़ेंगे, क्योंकि जो अपन ने देखा था एग्जांपल के थ्रू, जो पटाखा वाला था अपन ने चारों ओर देखे थे, अपन चारों ओर में देखते हुए एक को देखेंगे, क्योंकि एक के साथ जो होगा वो सबके साथ होगा। जैसे चावल देखते होंगे अपन, चावल पका लेते हैं, चावल पकाने के बाद एक चावल को आप दबा के देख लो तो पता चल जाता है सारे चावल अब पक गए, है ना। सारे चावल को तो दबा के देख नहीं सकते थे, तो अपन सिर्फ एक पॉइंट को लेके चलेंगे, तो एक पॉइंट के साथ जो हुआ होगा वो इधर सारे पॉइंट के साथ हुआ होगा। तो इस पॉइंट के साथ क्या हुआ वो देखेंगे। जब इसमें विस्फोट हुआ तो आप देखोगे ये कहाँ पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, इसके टुकड़े हुए और ये यहाँ पे, फिर ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, समय के साथ ये आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए ये है आपकी पृथ्वी, ये है क्या, सूर्य, और ये इसके चक्कर लगा रहे हैं ना, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये सारे ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। तो जब देखा हब्बल, अब हब्बल यहाँ था, हब्बल यहाँ था, तो उसने क्या देखा कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है। जब वो यहाँ था तो उसने दूरी नापी 1920 में, तो उसको पता चला, फिर आगे जैसे समय बढ़ा उसने इसकी फिर लेंथ नापी तो इसकी दूरी बढ़ गई। अब इधर का उसको नहीं पता था कि इधर क्या हुआ एक्चुअल में, वो तो सिर्फ ये यहाँ पे जो कंडीशन थी बस वो यहीं पे था। तो उसने जब यहाँ देखा कि इसकी दूरी उसने पहले नाप चुका था, कुछ समय बाद जब उसने दूरी नापी तो उसने देखा कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो बढ़ चुकी है। फिर जैसे ही आगे देखा इनके बीच की दूरी जो है वो बढ़ चुकी है। तो उसने जब सोचा कि जब दूरी बढ़ रही है तो साधारण सा फार्मूला सभी बता सकते हैं कि जब दूरी बढ़ रही है तो एक्चुअल में कभी ना कभी वो एक जगह जरूर इकट्ठे होंगे, वे होंगे कि एक जगह इकट्ठे। तो ये जो दूरी बढ़ रही है ना, तो एक्चुअल में वो एक जगह जरूर इकट्ठे हुए और इसी को विस्फोट को नाम दिया, कौन सा नाम दिया, बिग बैंग थ्योरी, कि ऐसा विस्फोट हुआ और इस प्रकार इससे जो कण निकले उस कण से अपने सारी पृथ्वी के निर्माण हुआ, सूर्य का निर्माण हुआ, चंद्र का निर्माण हुआ, सारे का निर्माण। इसके एक सेकेंड बाद जैसे विस्फोट हुआ उसके एक सेकेंड बाद 4600 केल्विन टेम्परेचर गिर गया था। यहाँ पे अनंत तापमान था, अनंत, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। जैसे एक सेकेंड विस्फोट होने के एक सेकेंड बाद 4600 केल्विन तापमान एकदम से उसका गिर गया। इसीलिए तो अपन बोलते हैं हीमयुक्त, सुना होगा नाम, हीमयुक्त, इसलिए एकदम से उसका 4600 केल्विन बोले हैं, केल्विन ध्यान रखना, डिग्री सेल्सियस है केल्विन। तो ये विस्फोट को ही नाम दिया गया बिग बैंग थ्योरी। और आज अपन यहाँ पे हैं, यहीं पे से हब्बल ने चेक करा था कि आगे शायद ऐसा हुआ होगा, कंफर्म नहीं है ये कि ऐसे ही हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा सबने इसी मान्यता है, इसलिए कंफर्म नहीं है।
तो ये दूरी बढ़ती जा रही है। अब एक समय आएगा कि दूरी बढ़ती जाएगी, फिर आप देखोगे कि जब इसके साथ सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये वापिस फिर सिकुड़ेगा। अभी एनर्जी है तो फैल रहा है, जैसे ही एनर्जी कम हुई जब पूरा सी ट्यूब हो जाए तो वापिस वो पूरा सा फिर कन्वर्ट हो, फिर ये आके बिंदु में फिर इकट्ठा हो, फिर डबल से बिग बैंग थ्योरी होगी, फिर से फूटेगा, फिर से फैला, यानी कि ये प्रसार और निर्माण चलता रहेगा, है ना, अंश और स्टार्टिंग उसकी चलती रहेगी। तो यहाँ पे इस प्रकार आप देखोगे कि अपने है ना ब्रह्मांड का निर्माण हुआ बिग बैंग थ्योरी। बहुत आसान है, अगर इसको अपन लिखना चाहें एक नॉर्मल वे में कि किस टाइप लिखें, तो आज से 13 अरब वर्ष पूर्व, है ना, ये जो जितने भी कण हैं वो सभी एक ही परमाणु में सम्मिलित थे, एक ही पिंड में सम्मिलित थे, जिसका टेम्परेचर अनंत था और दाब भी अनंत था। उसमें अचानक विस्फोट हुआ और आज के ब्रह्मांड जो है वो सदृश हो गया। बस ये आसानी से बिग बैंग थ्योरी एग्जाम्पल के रूप में आप पटाखा वाला लिख सकते हो और गुब्बारे वाला लिख सकते हो। तो आज अपन जो देखे हैं वो थोड़ा सा है, हालांकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, अपन जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे डिटेल से कवर करेंगे, है ना। अभी सिर्फ अपन ने बेसिक देने के लिए कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति एक्चुअल में हुई कैसे, तो वो इस प्रकार हुई, इस मान्यता के अनुसार हुई। अपना टॉपिक नहीं अपन अब थोड़ा सर इसको नोट करना चाहें तो अभी मत करिए, अपन जब उसको देखेंगे जब पर्टिकुलर जो पढ़ेंगे पर्टिकुलर जब चैप्टर आ जाएगा, है ना, जब अपन ये खाली एक बेसिक एक बेस देने के लिए आपको कि आगे थोड़ा समझ में आए कि पृथ्वी या फिर किसी भी पिंड की उत्पत्ति हुई कहाँ से, किस प्रकार हुई, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको बता दूँ। तो अपना जो चैप्टर है वो एक्चुअल में है इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी में स्टार्टिंग सबसे पहले यही से होगी कि भाई आपको ज्योग्राफी है तो आपको किसी चीज का लोकेशन पता होना चाहिए कि कोई चीज एक्चुअल में है कहाँ पे, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखोगे इंडियन ज्योग्राफी में अपन पढ़ाना चालू करेंगे इतने डिग्री वो इतने डिग्री ये है, तो आप समझ नहीं पाओगे। तो अगर आप पहले ये डिग्री वाला क्लियर कर लोगे तो फिर इंडियन ज्योग्राफी आपको बिल्कुल उसका लोकेशन आराम से समझ में आएगी। मैं बोल दूंगा कि भाई 35 डिग्री साउथ में, तो आप दिमाग लगा लो कि हाँ 35 डिग्री कहाँ पे एक्चुअल, ठीक नहीं। तो पहले अपन थोड़ा सा अपना फर्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो अक्षांश और देशांतर रेखा रहेगा, है ना, अक्षांश एवं देशांतर रेखा, है ना, अक्षांश और देशांतर रेखा ये इंडियन ज्योग्राफी में अपना पहला चैप्टर। तो यहाँ से अपन इसको चालू करेंगे पूरा। अब यहाँ से अपन इसको पहले थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उसको अपन पूरा डिटेल से कवर करेंगे कि किस टाइप में आप आखिर एक्सेल में पढ़ते क्यों, ये है क्या चीज पूरा। आप देखते हो कि पृथ्वी जो है वो इस टाइप में है ना, और ये तो नॉर्मल पढ़ा होगा कि इसके दो ध्रुव होते हैं, सुना होगा। एक ध्रुव को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और एक हो गया दक्षिणी ध्रुव। और थोड़ा लोकेशन भी तुम्हें पता होना चाहिए, दिशा का ध्यान होना चाहिए कि कौन सी दिशा कहाँ पे रहती है। तो ध्यान रखना, ये जो रहेगा वो उत्तर रहेगा, ये जो रहेगा वो दक्षिण रहेगा, ये जो रहेगा वो पूर्व रहेगा, ये जो रहेगा पश्चिम रहेगा, है ना। ये लोकेशन आपको याद रहना चाहिए अच्छे से कि कौन सी दिशा किधर है। अभी भले आपको ऐसा लगता है कि पूर्व इधर है, इधर से सूर्य उगता है, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये है मेन चीज, है ना, ये आपको याद रखना। आप जो भी पढ़ोगे वो इसके थ्रू पढ़ना है आपको। उत्तर यानी कि जहाँ आपके सामने है वो उत्तर रहेगा, तो पीछे दक्षिण हो जाएगा। इस साइड में हमेशा पूर्व रहेगा, आप कहीं भी लोकेशन किधर भी घूम लो आपको इधर पूर्वी लेना है और इधर पश्चिमी लेना है, ठीक। तो आप देखोगे कि पृथ्वी जो है वो इस टाइप में है, गोल है और ध्रुव पे थोड़ी सी दबी हुई है, थोड़ी सी चपटी है। ऐसा अपन पढ़ते हैं, कैसे पता चला, तो आप जब ये ध्रुव से इस ध्रुव को नापोगे और इस ध्रुव से ऐसे नापोगे तो आपको पता चल जाएगा। जब ऐसा नापा तो ये जो है 12,756 किलोमीटर था और ये जो है 12,743 किलोमीटर था। मतलब देख लो कितने किलोमीटर का अंतर है, घटा के निकाल सकते कितने किलोमीटर का अंतर। तो ये जो है हाँ 43 किलोमीटर है ना, 23। तो आप देखोगे कि ये जो है वो ज्यादा है, ये जो है वो कम है, तो ये दबा हुआ चपटी है। तो जब पृथ्वी दबी, तो
जब इसमें लोकेशन की बात आई, कोई चीज की स्थिति दर्शाने की बात आई, तो कैसे दर्शाएं, बड़ी समस्या है, क्योंकि इसमें कोई इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो है नहीं कि आप डायरेक्ट बता सकते हो। जैसे कि आप मान लो रेखीय पैटर्न ले लो, रेखीय पैटर्न ले लें अपन, तो मैं यदि बोल दूं कि भाई यहाँ पे हूँ मैं, तो आप बता सकते हो कि यहाँ से मैं इतनी दूर हूँ या फिर यहाँ से मैं इधर हूँ, बता सकते हो ना, क्योंकि भाई ये देखिए क्या इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, तो आप बता सकते हो कि कहाँ पे हो। लेकिन ना तो इसमें कोई प्रारंभिक बिंदु है, ना तो कोई अंतिम बिंदु है। भाई गोल चीज को कहाँ से देखो, इधर से देखोगे तो भी आपको लगेगा कि भाई यहीं से शुरुआत हुई, इधर से देखोगे तो भी आप कैसे ही घुमा लो, भाई जहाँ देखोगे वहीं से शुरुआत हुई। तो इसीलिए इसमें लोकेशन दर्शाने के लिए, जैसे मैथमेटिक्स में अपन निर्देशांक का यूज करते थे, जैसे मान लो कि ये आपका एक्स एक्सेस, ये आपका वाई एक्सेस, जैसे ये 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट था, मतलब ये कितना लिखिए 1 और ये कितना है 3, 1 2 3। ऐसा मैथमेटिक्स में अपन निर्देशांक का यूज करते थे स्थिति दर्शाने के लिए, करते थे ना ऐसे। अब मान लो यदि यहाँ पे कोई पॉइंट था तो क्या हो जाता है 3 2 1। तो जिस तरह मैथमेटिक्स में है ना लोकेशन दर्शाने के लिए निर्देशांक का इस्तेमाल करते थे, वैसे के वैसे ही क्योंकि पृथ्वी गोल है तो आपको लोकेशन दर्शाने के लिए इसमें भी इसी का यूज होगा। देखिए ये इसको बोलते थे एक्स एक्सेस, तो एक्स अक्ष है ये, तो एक्स अक्ष के अंदर जो रेखा खींचेंगे समांतर वो सारी कहलाएंगी कौन सी, अक्षांश रेखाएं, और वाई अक्ष के समांतर जो रेखाएं खींचेंगे वो कहलाएंगी देशांतर रेखाएं। तो अपन पहले एक एक से पढ़ते हैं सारी रेखाओं को कि हर एक का मीनिंग क्या है, इसका क्या महत्व है, इसको क्यों पढ़ते हैं और क्या इसकी विशेषता है सारे। तो सबसे पहले इसको अपन देखते हैं। तो इसको यदि आप इसके ऊपर रखोगे तो बताइए ये वाली यहाँ पे आएगी फिर, तो ये जो है ये हो गई 0 डिग्री। अब यहाँ बात आती है कि भाई इसको डिग्री में क्यों पढ़ते हैं, भाई किलोमीटर में भी पढ़ सकते थे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, क्योंकि दूरी की बात कर रहे हैं अपन, तो इसको डिग्री में पढ़ने का भी एक कारण है। यहाँ तो एक्स एक्सेस पढ़िए, लेकिन यहाँ पे आप डिग्री पढ़ेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो डिग्री में क्यों पढ़ते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो डिग्री में पढ़ने का एक कारण है, उसका कारण देखो एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझेंगे। आपने देखा होगा, मान लो ये झूला, एक झूला है, यहाँ पे एक बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे बैठे हैं। जब ये झूला घूम के इस स्थिति में आएगा तो बताइए ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ये वाला कहाँ जाएगा बताइए, यहाँ पे, ये वाला कहाँ जाएगा बताइए, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला। तो आप देखोगे कि इसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस तय की, इसने थोड़ी कम डिस्टेंस कवर किया, इसने थोड़ी और कम डिस्टेंस कवर किया, लेकिन आप देखोगे कि एंगल वही रहा। आप इसके साथ एंगल बनाओगे, मान लो 45 का बना, तो इतने के साथ भी 45 का ही बनेगा। अगर इन दो पॉइंट के साथ बनाओगे तो भी 45 का ही एंगल बनेगा, और इतने के साथ भी बनाओगे तो भी यहाँ 45 का ही बनेगा। इसलिए इसमें गोल चीज में लोकेशन के लिए आप किलोमीटर का यूज नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ पे डिग्री का यूज करते हैं। डिग्री को फिर अपन किलोमीटर में भी बदलना सीखेंगे कि एक्चुअल में अगर आ गया भाई इतने डिग्री तो इसको किलोमीटर में अपन कैसे पता करेंगे, है ना, तो वो भी अपन बदलना सीखेंगे यहाँ पे। तो इसको अपन ने 0 डिग्री नाम दिया, इसको एक्स एक्सेस नहीं बोलेंगे, है ना, इसको बोलेंगे 0 डिग्री। और 0 डिग्री इसके अब आगे देखेंगे तो बहुत सारे नाम मिलते हैं, इसमें से एक नाम और है वो है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, अब भूमध्य रेखा नाम क्यों है, नाम से स्पष्ट है, बताइए। भू मतलब क्या, पृथ्वी, मध्य बोले तो बीच में, और रेखा मतलब रेखा, मतलब जो रेखा पृथ्वी के बीच में खींची गई हो उसको बोलेंगे भूमध्य रेखा। तो इसके दो नाम हो गए, एक तो 0 डिग्री हो गए। डिग्री में क्यों लिया, क्योंकि उसमें एंगल जो है सब में सेम रहेगा, एंगल सेम रहेगा, इसलिए अपन उसको उसमें लेंगे। अगर किलोमीटर में नापने जाएंगे तो बताओ दिक्कत जाएगी कि नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको डिग्री में लेंगे। तो भूमध्य रेखा नाम है, और एक और नाम आता है इसका विषुवत रेखा, तो उस पर अपन थोड़ा आगे देखेंगे। तो इसका एक नाम हो गया है 0 डिग्री और एक हो गया भूमध्य रेखा। तो आप देखोगे कि ये इसका केंद्र बिंदु। अब इनको अपन देखेंगे कि इसने इसको 2 पार्ट में बांट दिया। ऊपर वाले पार्ट को देखेंगे, देख लीजिए ये क्या उत्तर है कि नहीं, ऊपर, इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध। मतलब इसको उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे और इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध।
अब आप देखेंगे कि इसके उत्तर में भी बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हो आप, ये सारी काल्पनिक है, कोई खींची हुई नहीं है, ऐसा माना गया है अंदर। और इसके नीचे भी बहुत सारी रेखाएं खींचते हैं। तो कैसे रेखाएं खींचते हैं बोले, आप देखेंगे कि इनको डिग्री में कवर करते हैं। तो ये सेंटर से 1 डिग्री का एंगल बनाया जाता है, सेंटर से 1 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे 1 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये इधर भी 1 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस 1 डिग्री के एंगल को चारों तरफ से जो मिला देंगे और जो रेखा बनेगी वो रहेगी 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 1 डिग्री में पढ़े, 1 डिग्री किधर है, उत्तर की ओर है, तो उत्तरी अक्षांश रेखा हो जाएगी। अगर इसी को नीचे डाल देंगे अपन, इधर भी 1 डिग्री का मानेंगे, यहाँ भी नीचे बनाएंगे 1 डिग्री का, नीचे भी बनाएंगे 1 डिग्री का। इस 1 डिग्री के चारों ओर मिला देंगे, जो रेखा बनेगी वो कहलाएगी, वो भी कहलाएगी 1 ही डिग्री, लेकिन इसको बोलेंगे दक्षिणी डिग्री, है ना। 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो ऐसी कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6, 7, 8 में से कितनी खींच सकते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए, इधर जो है वो उत्तर में 90 रेखाएं खींची जाती हैं, 90। ऐसे ही इधर भी 90 रेखाएं खींची जाती हैं। तो आप देखोगे 90 कितनी हो गई, 180। लेकिन अब इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम जाती है, बहुत ज्यादा। एक्चुअल में ये अब इसके बाद ये डिसाइड करता है, किस पे करता है, लेवल पे। लेवल के साथ, जैसे कि आपको यदि पीवी ने पूछा, पीईबी ने पूछा, या अपन जिसको बोलते हैं जो लोकल एग्जाम आएगी, उसमें पूछेंगे बता अक्षांश रेखाएं की संख्या कितनी है, तो सीधे बता देंगे 180। लेकिन यदि आपको एमपीपीएससी या फिर यूपीएससी पूछता है तो फिर आप ऐसा नहीं पूछेगा, इससे नहीं रहेगा। आपको इसमें बताए कितनी रेखाएं हैं, तो आप देखोगे कि भैया 1 2 90 खींच लिया, तो यहाँ तो जाके रेखा खींची नहीं सकती, 90 में तो जाके वृत्त बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि एक पॉइंट बन जाएगा वो बिल्कुल ऊपर जाके, ऐसे नीचे भी एक पॉइंट बन जाएगा बिल्कुल जाके, तो ये 2 रेखाएं कम हो जाएंगी उसमें। तो आप देखोगे कि ऊपर की कितनी हुई, 89, कितनी हुई 89, और नीचे की भी कितनी हुई 89, कितनी हो गई 9 9 18 178। और एक कौन सी, एक बीच वाली कितनी हो गई 179। एक्चुअल में 179 रेखाएं होगी। तो एमपीपीएससी पूछता है या फिर यूपीएससी पूछता है तो ये इसको आधार बनाता है, और लोकल जो व्यापम की एग्जाम पूछता है ना, वो सीधे पूछता है ये पूछ लेता है कि भाई कितने अक्षांश रेखाएं, तो सीधे आपको बताना है 180 अक्षांश रेखाएं। मतलब वो पॉइंट ही नहीं देंगे फिर ऑप्शन, हाँ, वो लेवल, पास वाले ऑप्शन नहीं देगा, वो थोड़ा हाई लेवल हो जाता है एमपीपीएससी यूपीएससी। तो वो मतलब अब आपको देखो, आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, कोई अकाउंटेंट नहीं बनने जा रहे हैं कि आपको कुछ डाटा याद करना, आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि कितनी रेखाएं कितनी है और क्यों है और किस लिए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे रेखाएं बनी। आपने तो बोल दिया कि 1 डिग्री बनी है, एक्चुअल 1 डिग्री बनी कैसे। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ 35 डिग्री वाली है रेखा, तो बनी कैसे, तो सीधे से सेंटर से एंगल बनाए, सेंटर से बनाते थे ना 9वीं 10वीं में, चांदा रख के 1 डिग्री 10 9 डिग्री 15 डिग्री 25 डिग्री का, यस इस टाइप में। तो सेंटर से बनाया जाता है और इधर भी बनाया जाता है, और इस 1 डिग्री 35 डिग्री के चारों ओर जो है ना, क्योंकि ये 2D है, 3D में देखोगे ना पूरे चारों ओर का गोला 35 डिग्री 35 डिग्री 35 डिग्री 35 35 35 35, उस 35 को जो आप सर्कल मिला दोगे वो जो बनेगा वो 35 डिग्री। अगर उत्तर में बना रहे हो तो उत्तरी अक्षांश बनेगा, अगर दक्षिण में बना रहे हो तो दक्षिणी अक्षांश बनेगा। समझ में आया ना कैसे बना रहे हैं कि एक बार और बताओ क्लियर। यस सर, हो गया क्लियर। तो एक बार वो बता देते हैं। तो इसकी रेखाएं थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, है ना, कि 90 है, आपको आराम से बता सकते हो 180, और यदि ऑप्शन में 180 न दिया हो 179 दिया तो फिर थोड़ा सा 179 पे ध्यान रखें, ठीक। अब इसमें कुछ रेखाएं ऐसी है जो आपको मौखिक याद होना चाहिए, कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो आपको मौखिक याद होनी। ये तो अपनी होगी कौन सी 0 डिग्री, और एक और नाम क्या बताया था, भूमध्य रेखा। अब इसके बाद आप देखोगे 23.5 नंबर की एक रेखा को अपन विशेष नंबर से पढ़ते हैं, इसका नाम है कर्क रेखा, ठीक, ये उत्तर में है। ऐसे ही आप नीचे भी एक रेखा को पढ़ते हैं, वो भी रहेगी 23.5 को, उसको बोलते हैं मकर रेखा। अब आपके मन में दिमाग आया, मतलब आया होगा सवाल कि 23.5 ही क्यों लिए,
24 ले लेते, 25 ले लेते, 26 ले लेते, 27 ले लेते, 23.5 को ही क्यों लिए? इसमें ऐसी क्या विशेषता है कि 23.5 को ही लिया, 24 को क्यों नहीं लिया? तो वो अपन अब जानेंगे कि 23.5 को ही क्यों लिया। आप देखो ये है पृथ्वी आपकी, ये क्या है, भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। आप देखना मार्च के महीने में यहाँ से सूर्य चमकता है, इस पर, इस रेखा के ऊपर सूर्य चमकता है ना मार्च के महीने में। अप्रैल में यहाँ जाएगा सूर्य, मई में यहाँ जाएगा, जून में यहाँ जाएगा, जून में यहाँ पे, इससे ऊपर सूर्य जाना बंद हो जाता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई में वापिस यहाँ पे, अगस्त में यहाँ पे, सितंबर में यहाँ पे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में यहाँ पे, फिर दिसंबर से इसके नीचे जाना बंद हो जाता है। बस ये पैटर्न चलता रहता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 12 महीने सूर्य जो है। और यहाँ एक्चुअल अधिकतम कहाँ जाता है? ये 23.5 से ऊपर नहीं जाता है, नीचे ज्यादा कहाँ जाता है? 23.5 से नीचे नहीं जाता है। इसलिए अपन ये 23.5 को पढ़ते हैं, क्योंकि इसका भी एक अपना महत्व है ना। सूर्य सिर्फ इसके बीच में चलता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा, सूर्य जब इधर रहेगा तो इधर ठंड पड़ेगी और इधर गर्मी होगी, जब सूर्य इधर आ जाएगा तो इधर उसका विपरीत होने लगेगा। तो 23.5 का क्या है, आप समझ चुके हैं कि सूर्य जो है वो बस इसके बीच में चलता है। कभी सूर्य यहाँ से जाएगा, कभी इस पे से जाएगा, कभी यहाँ से जाएगा, इसलिए अपन इन चीजों को लेते हैं। इसके बाद एक और आती है 66.5 डिग्री ऊपर की ओर, है ना, और सेम टू सेम 66.5 नीचे की, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। अब 66 क्यों लिए? ये तो समझ में आ गया कि सूर्य जो है वो बस 23.5 के मध्य चलता है, तो इसलिए अपन ने 23.5 लिए। अब ये आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त 66.5 उत्तर में, 66.5 दक्षिण में, इनको क्यों लिए वो अपन देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि पृथ्वी जो है वो इस टाइप में है, और आप देखोगे थोड़ी झुकी हुई है, सीधी नहीं है ना, पड़ा हुआ है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, ये जो है, ये जो एंगल है, आप देखोगे ये जो एंगल है वो कितने का है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी, है ना। और ये तो देखिए, ये क्या है? इसका तल है, तल जिसमें वो बैठी है, और ये क्या है भैया? घूर्णन अक्ष है, इसके थ्रू घूम रही है वो, और ये इसका मिड पॉइंट है। तो ये जो है ये 66.5 डिग्री, मतलब तल के समक्ष घूर्णन अक्ष कितना झुका हुआ है? 66.5 झुका हुआ, इसलिए अपन 66.5 ले रहे हैं। अब इसका क्या महत्व है वो अभी आगे समझ में आएगा कि भाई इनके बीच में सूर्य चलता है, इसलिए इनको लिए इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो 66.5 झुका हुआ है, क्योंकि ये भी प्रभाव डालता है, ये भी प्रभाव डालता है, ये सारी रेखाएं प्रभाव डालती है। अपन जब पढ़ेंगे ना मानसून का चैप्टर, जब आएगा क्लाइमेट का चैप्टर, तो पूरी ये रेखाओं के थ्रू ही समझ में आएगा पूरा। बस यही कहिए, शीत ध्रुव, विषुवत, है ना, ये सारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ये सारा इन्हीं के बीच में चलेगा, बस इन 5 रेखाओं के बीच में। बस है तो बहुत आसानी से है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा कर्क, ऊपर कर्क, आर्कटिक वृत्त, नीचे मकर, अंटार्कटिक 23.5 है तो बहुत असल, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें। ये अभी बेसिक ही चल रहा है, अभी एडवांस तो आया ही नहीं है। तो ये है कौन सी? अपनी अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखा शायद समझ में आएंगे कि ऊपर है ना 90 ऊपर, 90 नीचे, 180, और यदि 180 और 179, और ये 5 रेखा आपको स्पेशल तौर पे याद होना चाहिए कि सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे भाई 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। उत्तरी अक्षांश पूछा, उत्तर है ना, कर्क, 60 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मकर रेखा बोलते हैं। अगर 66 पूछ ले, उत्तर में पूछे तो आर्कटिक, नीचे पूछे तो अंटार्कटिक। अब इनका पर्टिकुलर सब का अभी महत्व पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मेन अपन पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया आपका अक्षांश रेखा। अब आ जाते हैं अपन थोड़ा देशांतर रेखाओं पर, कि देशांतर रेखाएं कैसे बनती है, क्या है। अगर अक्षांश रेखा समझ में आ गया होगा तो देशांतर भी तो आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो सब सेम है। तो आप देखोगे ये जो पृथ्वी है, अब आपने ऐसे है ना समांतर लाइन की तो व्यवस्था कर ली, अब अपने कौन
कौन सी रहेगी, एक वाई एक्स वाली रहेगी ना, वो वाली रहेगी ना। तो आपने ऐसी वाली तैयार कर ली, अब बारी आती है खड़ी। तो ये जो लाइन है वाई एक्स, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। एक अक्ष के समांतर जो रेखाएं खींचेंगे वो अक्षांश रेखाएं होगी, और वाई अक्ष के समांतर जो रेखाएं खींचेंगे वो देशांतर रेखाएं होंगी। तो जैसे इस वाली को आपने जीरो नाम दिया था, इस वाली को भी आप जीरो ही नाम दोगे, लेकिन इसको आप भूमध्य रेखा बोल रहे थे तो इसको बोले 0 डिग्री देशांतर रेखा। इनके और 2-3 नाम हैं, वो अभी अपन आगे देखेंगे, थोड़ा बेसिक कंप्लीट हो जाए, आपको थोड़ी समझ हो जाए कि हाँ क्या है क्या नहीं है, फिर अपन इनको थोड़ा डिटेल से देखेंगे। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा अब जैसे उसमें बनाई थी इसमें भी बनाएंगे। तो इसका इधर जो पार्ट है आप देखोगे, ये भी पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है। तो इधर वाला पार्ट देखोगे आप होता आता है पश्चिमी गोलार्ध, तो इसको क्या बोलोगे आप, पश्चिमी गोलार्ध, और इधर वाले को क्या बोलोगे, पूर्वी गोलार्ध, है ना। अब जैसे उसमें खींचे थे सेम इसमें भी ऐसा ही होगा कि देखिए 1 डिग्री का आप एंगल बनाओगे और जब रेखाएं खींचना चालू करोगे तो इधर भी खींच सकते हो, इधर भी खींच सकते हो, इधर भी खींच सकते हो। तो आप देखोगे कि इस लाइन के इधर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं और इस लाइन के इधर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस लाइन के इधर 180 खींच सकते हैं, इस लाइन के इधर भी 180 खींच सकते हैं ना। आप दोनों को ऐड कर दो तो टोटल कितनी रेखाएं होंगी, 360। तो देशांतर रेखाओं की संख्या आपको पता होनी चाहिए 160 होती है, और अक्षांश रेखाओं की संख्या आपको पता होनी चाहिए 180 होती है। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये है। अब इनको अपन पढ़ते हैं कि इनको पढ़ते क्यों हैं। आप देखते हैं कि मेन एक्चुअली इनका अध्ययन क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों बना रहे हैं कि अक्षांश देशांतर रेखाएं क्यों पढ़ रहे हैं, वो अपन उस पर टॉपिक का है। आप देखिए मैं यहाँ भी अक्षांश रेखाएं भी बना लेता हूँ, ये अक्षांश रेखाएं हैं। इस टाइप में आपने देखा हो ग्लोब को इस टाइप में दिखाई देता है ग्लोब। ये जो है वो आपका क्या है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और ये जो है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा। आप देखिए सूर्य जो है वो बस इन रेखाओं के थ्रू आगे बढ़ता है। मतलब यदि सूर्य आप बोलोगे कि भाई दिनों रात हो रहे हैं, तो सूर्य यदि आगे बढ़ेगा तो कौन सी रेखाओं के थ्रू बढ़ेगा, आपको पता होना चाहिए अक्षांश रेखाओं के थ्रू आगे बढ़ता है। मतलब अगर सूर्य यहाँ चमक रहा है ना, तो वो यहाँ 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 बस इसी रेखा के ऊपर चलेगा। मतलब सबसे ज्यादा गर्मी इस रेखा के ऊपर होगी, इस रेखा पर जितने देश बसे हैं रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। अगर सूर्य यहाँ से चला तो इस रेखा के थ्रू पूरा राउंड तब तक नहीं मारेगा, तब तक यहीं से आके फिर चेंज होगा, फिर से बदलेगा। तो इस रेखा के ऊपर सूर्य यदि चमकता है चारों ओर, एक्चुअल में अपन पृथ्वी को स्थिर मान के पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब इसलिए मैं चमकने का यूज कर रहा हूँ, है ना, चमकने का, गुजरने का नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पृथ्वी तो है, पृथ्वी गुजर रही है। तो सूर्य जो है मान लीजिए यहाँ से सूर्य चला, यहाँ आया पृथ्वी के ऊपर। अब मान लो ये पृथ्वी, अब सूर्य यहाँ चला गई, तो कहीं ना कहीं तो पॉइंट सीधा होगा पूरा इस टाइप में। तो सूर्य है इस पॉइंट के थ्रू चला, यहाँ पे आया, तो आप देखोगे कि इतने पार्ट में उजाला हो गया। वो यहाँ आया कि इस पॉइंट में, यहाँ इतने पूरे पॉइंट, क्योंकि सूर्य तो भाई उसकी सूर्य की किरणें तो पूरी चलेंगी कि नहीं यहाँ तक। आप देखोगे कि सूर्य आया तो बस इस पार्ट में पूरा उजाला है, जबकि इधर अभी अंधेरा है, इधर अभी अंधेरा है अभी, क्योंकि सूर्य यहीं पे। फिर आप देखोगे सूर्य यहाँ आया, फिर आगे बढ़ा, अब यहाँ पे आया तो इस पार्ट में होगा पूरा उजाला, इधर समय बढ़ता जाएगा। यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, लेकिन इस पॉइंट में, इस पॉइंट के समांतर यदि सूर्य चमकता है तो इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा गर्मी, इसलिए गर्मी होगी। इसलिए अक्षांश रेखाओं को अपन क्लाइमेट के थ्रू पढ़ते हैं, मतलब मानसून के लिए पढ़ते हैं अक्षांश रेखाओं। मेन रीजन यही है उसका कि अक्षांश रेखाओं को इसलिए पढ़ते हैं कि मानसून डिसाइड कैसा होगा, हाँ मानसून की क्रियाविधि क्या है, इसलिए अपन इसको पढ़ते हैं। और देशांतर रेखाओं को इसलिए पढ़ते हैं कि देखिए कैसे पढ़ते हैं। अगर सूर्य यहाँ आया, यहाँ पे आया मान लो इस पॉइंट में, तो बताइए इस पॉइंट में पूरे में उजाला हो जाएगा पूरा, जबकि इधर अंधेरा। तो यहाँ जब दिन होगा तो आप देखोगे
कि यहाँ टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, यहाँ भी 8 बजेगी, यहाँ भी 8 बजेगी, यहाँ भी 8 बजेगी, यहाँ भी 8 बजेगी। सुबह की सब दूर सुबह होगी ना, इतने पार्ट में सुबह होगा फिर पूरा। तो ये यहाँ ये इस पॉइंट में जितने भी देश है, इस पॉइंट में सारे में क्या हो जाएगा, आप देख लोगे दिन हो जाएगा। तो आप एक्चुअल में देशांतर रेखाओं को किसके थ्रू पढ़ते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, टाइम के लिए पढ़ते हैं देशांतर रेखाओं को। और अक्षांश रेखाओं को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उससे मानसून डिसाइड होता है, क्लाइमेट डिसाइड होता है। क्लाइमेट की जितनी भी रहेगी वो पूरी अपन अक्षांश रेखा है ना इसके थ्रू करेंगे, और टाइम जो रहेगा पूरा देशांतर रेखा। अब आप देखोगे थोड़ा आगे, अब इनमें थोड़ा डिफरेंस देखो, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। अब थोड़ा इसमें अंतर भी देखो, आप देखोगे ये लाइन नहीं खींचा हूं मैं ना, पृथ्वी ऐसी है, पूरा सर्कल है ये 2D है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। अगर गोल गेट को देखोगे आप, गेट पे ऐसा बनाओगे तो और ऐसा देखोगे तो एक ही साइड लाइन दिखाएगी, पीछे थोड़ी दिखती देगी। तो ये एक ही साइड है, पूरा एक्चुअली पूरा सर्कल है ना। और आप देखो इसमें थोड़ा अंतर देखो, आप ये देखोगे कि ये जो है वो संपर्क होती है, संपर्क मतलब बंद वृत्त बनाती है। अक्षांश रेखाएं बंद वृत्त बनाती है, जबकि देशांतर रेखाएं बंद वृत्त नहीं बनाती। दूसरी बात, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। आप देख लो ये घूम गया, क्या इस रेखा ने इस रेखा को काटा, नहीं काटा, लेकिन देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काट देती है। देखो ये गई, ये जस्ट इसके पीछे से भी आ गई, तो यहाँ कटी कि नहीं, तो सारी रेखाएं कहाँ पे काट रही है, धूप पे काट रही है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और हाँ, और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप देखोगे है ना, इसमें देखोगे कि ये जो देशांतर रेखा है इसकी अधिकतम दूरी कहाँ पे होती है, अधिकतम दूरी यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, यहाँ पे है। मतलब अक्षांश रेखाओं की अधिकतम दूरी जो रहती है वो किस पे होती है, भूमध्य रेखा पे होती है। भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा पे होती है। और कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि कितने दूर ये, तो आपको पता होनी चाहिए 111.32 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर। अगर ऐसी देशांतर रेखाओं के बीच की पूछ ले कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 111 किलोमीटर। बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि 111.32 किलोमीटर और 111 किलोमीटर, ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं। अब अपन आ जाते हैं थोड़ा, अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा आप देखोगे इंडिया को, इंडिया के मैप को, तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं को अब एक्चुअल में अपन कैसे यूज करें। तो आप देखोगे ये है आपकी पृथ्वी, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये बताइए 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। ये 23.5, ये 23.5, ये 6.5, ये 6.5, ठीक, ये भूमध्य रेखा। अपना जो देश है भारत जो है वो यहाँ पे है, आप देखोगे यहाँ पे भारत की लोकेशन आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट हमें नहीं है, बताइए। अब इसका पार्ट तो उत्तर में है, और इसके थ्रू देखें तो उत्तर पूर्व, उत्तर है ना, पूर्व में होगा। तो एक्चुअल भारत की स्थिति कहाँ पे, उत्तर पूर्व में। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अपन देखें